हेलो फ्रेंड्स, सी प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं वो फंक्शन की मदद से कैसे चेक करें। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक फंक्शन की जरूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ, लेट अस से पैलिंड्रोम। जब भी हम कोई फंक्शन डिक्लेयर करते हैं तो उसके अंदर फंक्शन के नेम के साथ साथ फंक्शन की आर्ग्यूमेंट एज वेल एज फंक्शन की रिटर्न टाइप आती है। एंड फंक्शन की आर्ग्यूमेंट मींस फंक्शन को दिया गया हुआ इनपुट। यहाँ पे हमें नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं वो चेक करना है, यानी कि हमें इनपुट के तौर पे एक नंबर फंक्शन को देना पड़ेगा। तो लेट अस से मैं उसके आर्ग्यूमेंट के अंदर लिखता हूँ कि इंटीजर n, और फंक्शन के अंदर ही हम चेक कर लेंगे कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं। अगर वो पैलिंड्रोम होता है तो हम सिंपल सा एक मैसेज प्रिंट करेंगे कि पैलिंड्रोम है, अदरवाइज हम मैसेज प्रिंट करेंगे कि वो पैलिंड्रोम नहीं है, यानी कि हम फंक्शन से कुछ भी रिटर्न नहीं करवाएंगे। और जब भी हम फंक्शन से कुछ भी रिटर्न नहीं करवाते उस वक्त फंक्शन की रिटर्न टाइप वॉइड होती है। अभी प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने देखा था कि कोई भी फंक्शन के साथ तीन चीजें एसोसिएट होती है, एक फंक्शन का डिक्लेरेशन, सेकंड फंक्शन के डेफिनेशन और थर्ड फंक्शन का कॉलिंग। फंक्शन डिक्लेरेशन हमने यहाँ पे ऑलरेडी कर दिया है। तो फंक्शन डेफिनेशन की बात करें तो फंक्शन डेफिनेशन के अंदर जो भी हमने फंक्शन डिक्लेरेशन के अंदर लिखा है वही लिखना पड़ेगा, और उसके साथ साथ हमें लॉजिक लिखना पड़ेगा। अभी हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि n की वैल्यू 121 है और पैलिंड्रोम नंबर मींस नंबर और उसका रिवर्स नंबर सेम हो, अदरवाइज वो पैलिंड्रोम नंबर नहीं है। यानी कि यहाँ पे जो हमने n लिया है उसका हमें रिवर्स करना पड़ेगा, और रिवर्स के लिए हमें उसके हर एक डिजिट को सेपरेट आउट करना पड़ेगा। तो लेट अस से मैं उसके लिए लिखता हूँ कि 121 में से अगर पीछे वाले 1 को हमें सेपरेट आउट करना है तो मैं लिखूंगा कि 121 मॉड्यूल 10 जो हमें 1 देगा, और 121 में से पीछे वाला हमने 1 निकाल दिया तो हमारे पास 12 बचना चाहिए। यानी कि हम ऐसा लिखे कि 121 डिवाइड बाय 10 तो वो हमें 12 देगा। उसके बाद हम 12 के ऊपर सेम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, यानी कि 12 मॉड्यूल 10 हमें 2 देगा और 12 डिवाइड बाय 10 हमें 1 देगा। उसके बाद 1 मॉड्यूल 10 हमें 1 देगा और 1 डिवाइडेड बाय 10 हमें 0 देगा। यानी कि जब तक हमें 0 ना मिले तब तक हमें इस प्रोसेस को रिपीट करना है। अभी यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो 121 मॉड्यूल 10 किया है और 121 हमारा n है, यानी कि हम इससे लिख सकते हैं कि n मॉड्यूल 10, और n मॉड्यूल 10 का जो भी आंसर आता है वो हम r के अंदर स्टोर करते हैं। सेम वे उसके बाद में हमने 121 डिवाइडेड बाय 10 किया है, यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं कि n डिवाइडेड बाय 10 और उसका आंसर हम q के अंदर स्टोर करते हैं। अभी इसी चीज को हम इस लाइन के लिए भी चेक कर लेते हैं। तो हम लिखे कि r इज इक्वल्स टू n मॉड्यूल 10 एंड q इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय 10। तो अभी भी हमारे n की वैल्यू तो 121 ही है, यानी कि यहाँ पे भी हमें r की वैल्यू 1 ही मिलेगी, लेकिन हमें यार r की वैल्यू 2 चाहिए। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमें n की वैल्यू को हर एक बार अपडेट करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो इस इटरेशन के अंदर n की वैल्यू 12 होनी चाहिए, यानी कि जो प्रीवियस इटरेशन में हमें 12 वैल्यू मिली थी उसको अगर हम n के अंदर स्टोर करवा दे तो हमारा काम हो सकता है। तो लेट अस से मैं q की जगह पे यहाँ पे लिख देता हूँ कि n इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय 10, यानी कि अब n की वैल्यू 12 हो जाएगी। और जब हम सेकेंड टाइम इटरेट करेंगे उस वक्त r के अंदर 2 आके स्टोर हो जाएगा, और उसके बाद n इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय 10, n के अंदर 1 स्टोर कर देगा। उसके बाद r इज इक्वल्स टू n मॉड्यूल 10 हमें r के अंदर 1 स्टोर करके देगा, और n इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय 10 हमें n के अंदर 0 स्टोर करके देगा। यानी कि जब तक n की वैल्यू 0 ना हो तब तक हमें ये प्रोसेस को रिपीट करना है। तो लेट अस से मैं यहाँ पे एक while लूप ले लेता हूँ, और उस while लूप के अंदर मैं लिखता हूँ n डज नॉट इक्वल्स टू 0, और फिर उसके अंदर दोनों इक्वेशन यानी कि r इज इक्वल्स टू n मॉड्यूल 10 और n इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय 10। अभी फर्स्ट डिजिट को सेपरेट आउट करने के बाद हमारे पास उसका रिवर्स नंबर वही डिजिट यानी कि 1 ही होगा। सेकेंड डिजिट सेपरेट आउट कर लेने के बाद हमारे पास रिवर्स की वैल्यू 12 होगी, और 12 को हम 10 प्लस 2 भी लिख सकते हैं, और 10 प्लस 2 को हम 1 इंटू 10 प्लस 2 भी लिख सकते हैं। और थर्ड नंबर सेपरेट आउट करने के बाद हमारे पास रिवर्स नंबर की वैल्यू 121 होगी, यानी कि इसके लिए हम 120 प्लस 1 लिख सकते हैं, और 120 को हम ऐसा लिख सकते हैं कि 12 इंटू 10 प्लस 1।
अभी यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो 12 और कुछ नहीं है लेकिन हमारे प्रीवियस रिवर्स की वैल्यू है, और 1 और कुछ नहीं है लेकिन हमारा करंट डिजिट है। सेम वे यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो ये 1 और कुछ नहीं है लेकिन हमारी प्रीवियस रिवर्स की वैल्यू है, और 2 और कुछ नहीं है लेकिन करंट डिजिट है। यानी कि हमने यहाँ पे और कुछ नहीं किया लेकिन सिंपली रिवर्स की जो भी वैल्यू थी उसको 10 से मल्टीप्लाई किया और उसके अंदर जो भी करंट डिजिट है यानी कि R उसको ऐड किया, और उसका जो भी रिजल्ट आया वो फिर से हमने रिवर्स के अंदर स्टोर कर दिया। यानी कि यहाँ पे मैं वो भी लिख देता हूं कि रिवर्स इज इक्वल्स टू रिवर्स इनटू 10 प्लस R। अभी इस लूप को एग्जीक्यूट कर लेने के बाद हमारे पास रिवर्स की वैल्यू आ जाएगी, और उस रिवर्स की जो भी वैल्यू है उसको हम ओरिजिनल नंबर n के साथ कंपेयर करेंगे, और अगर दोनों सेम है तो हम मैसेज देंगे कि हमने जो भी नंबर इंसर्ट किया है वो पैलिंड्रोम है, अदरवाइज वो पैलिंड्रोम नहीं है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक इफ एल्स ब्लॉक लिख देता हूँ, और इफ के अंदर मैं कंडीशन के तौर पे लिखता हूं कि n की वैल्यू और रिवर्स की वैल्यू अगर सेम है तो मैं यहाँ पे एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखूंगा, और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर मैं मैसेज दूंगा परसेंटेज d इज पैलिंड्रोम, और परसेंटेज d की जो भी वैल्यू है वो मैं n से रिप्लेस करूंगा। सेम वे एल्स ब्लॉक के अंदर मैं एक और प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखूंगा, और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर मैं मैसेज दूंगा परसेंटेज d इज नॉट पैलिंड्रोम, और परसेंटेज d की वैल्यू मैं n से रिप्लेस करता हूं। अभी हम व्हाइल लूप की कंडीशन को ध्यान से देखें तो वहां पे हमने लिखा है कि n डज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि जब तक n की वैल्यू 0 ना हो तब तक हमें लूप को रिपीट करना है। यानी कि जब हम ये इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट करने जाएंगे उस वक्त n की वैल्यू 0 होगी, लेकिन हमें n की वैल्यू जो पहले थी उसकी कंपैरिजन रिवर्स के साथ करनी है। यानी कि हम यहाँ पे ऐसा लिखे कि जो हमारी n की वैल्यू है वो एक सेव नाम के वेरिएबल के अंदर हम स्टोर करते हैं, और फिर जो भी हमने n की वैल्यू सेव करवाई है वो और रिवर्स की कंपैरिजन करते हैं। यानी कि जहां जहां पे भी हमने लूप के बाद n लिखा है वहां पे हम सेव लिख देते हैं। अब ये फंक्शन की डेफिनेशन को हम ध्यान से देखें तो उसके अंदर हमने सेव, आर और आरईवी तीन वेरिएबल का यूज किया है, लेकिन उसको डिक्लेयर नहीं किया। हम वो तीनों वेरिएबल को डिक्लेयर कर देते हैं, लेट अस से इंटीजर आर, आरईवी एंड सेव। अभी हमारी फंक्शन की डेफिनेशन हो चुकी है तो अब मेन के ऊपर हम मूव होते हैं, और मेन के अंदर सबसे पहले हम CLR SCR लिख देते हैं जो हमें प्रीवियस आउटपुट को क्लियर करके देगा, और उसके बाद हम गेट ch लिख देते हैं। CLR SCR और गेट ch के बीच में हम फंक्शन को कॉल करते हैं, लेट अस से पैलिंड्रोम, और हम फंक्शन के डेफिनेशन को ध्यान से देखें तो उसके अंदर हमें एक आर्ग्यूमेंट पास करनी है। तो लेट अस से मैं आर्ग्यूमेंट के तौर पर लिख देता हूं कि n, यानी कि इस n को हमें ऊपर डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो डिक्लेरेशन के तौर पे मैं लिख देता हूं कि इंटीजर n, और ये n की जो भी वैल्यू है वो मैं यूजर के पास से रीड करवाता हूं। तो उसके लिए मैं एक स्कैनफ स्टेटमेंट लिखता हूं, और उस स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर मैसेज दे रहा हूं परसेंटेज d एड्रेस ऑफ n, और स्कैनफ के ऊपर मैं एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख रहा हूं, और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर मैं मैसेज दे रहा हूं एंटर एंड। यानी कि अब हमारे प्रोग्राम का पूरा लॉजिक बन चुका है। तो जब भी हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो इसका एग्जीक्यूशन मेन से स्टार्ट होगा। मेन के अंदर सबसे पहले स्टेटमेंट के तौर पे हमने एक इंटीजर वेरिएबल n डिक्लेयर किया हुआ है। उसके बाद हमने CLR SCR स्टेटमेंट लिखा है। उसके बाद वाला स्टेटमेंट हमें एंटर n मैसेज प्रिंट करके देगा। उसके बाद वाला स्टेटमेंट n की वैल्यू रीड करके देगा। सपोज हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि n की वैल्यू 121 है, यानी जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे उस वक्त फंक्शन के अंदर 121 पास होगा, और मेन का एग्जीक्यूशन थोड़ी देर के लिए स्टॉप हो जाएगा और फंक्शन का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। जहां पे हमने पहले स्टेटमेंट के तौर पे तीन इंटीजर वेरिएबल r, rev और सेव डिक्लेयर किए हैं। उसके बाद वाला स्टेटमेंट सेव की वैल्यू 121 करके देगा क्योंकि n के अंदर 121 हमने पास किया है। उसके बाद जो हमने व्हाइल लूप लिखा है वो व्हाइल लूप रिवर्स की वैल्यू फाइंड करके देगा, और यहाँ पे हमने अभी अभी रिवर्स की वैल्यू फाइंड की जो कि 121 मिलेगी। उसके बाद इफ स्टेटमेंट के अंदर लिखी हुई कंडीशन चेक होगी जहां पे सेव की वैल्यू और रिवर्स की वैल्यू की कंपैरिजन होगी, और इस केस में दोनों की वैल्यू सेम होने की वजह से हमें इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होकर मिलेगा जहां पे हमने लिखा है कि परसेंटेज d इज पैलिंड्रोम, यानी कि हमें आउटपुट के तौर पे 121 इज पैलिंड्रोम मिलेगा। उसके बाद फंक्शन का एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा और हम फिर से मेन के अंदर आ जाएंगे जहां पे फंक्शन कॉलिंग के बाद वाला स्टेटमेंट गेट ch एग्जीक्यूट होगा और फिर मेन का एग्जीक्यूशन भी खत्म हो जाएगा।
सो लेट अस से अभी इसी चीज को हमें चेक करना है, तो मैं प्रोग्राम को सेव कर देता हूं। उसके बाद प्रोग्राम को कंपाइल करता हूं। कंपाइलेशन में कोई भी एरर नहीं आई तो प्रोग्राम को रन करके देख लेता हूं, जहां पे मैं n की वैल्यू 121 इंसर्ट कर रहा हूं और हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है 121 इज पैलिंड्रोम, जो कि परफेक्टली सही है। एक और बार प्रोग्राम को रन करते हैं, जहां पे मैं n की वैल्यू 123 इंसर्ट कर रहा हूं और हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है 123 इज नॉट पैलिंड्रोम, जो कि परफेक्टली सही है। पर n इज इक्वल्स टू 123 के लिए हमने हमारे कोड को मैन्युअली एग्जीक्यूट करके नहीं देखा, पर आप खुद उसको मैन्युअली एग्जीक्यूट करके हमें जो आउटपुट मिल रहा है उसको वेरीफाई कर सकते हैं। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम कोई भी नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं वो फंक्शन की मदद से इजीली चेक कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।